मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने वाली एक लड़की को एक अच्छा ऑफर मिलता है और वह उसे ऑफर को प्राप्त करने के लिए सीधा दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली में जब अपना इंटरव्यू देने के लिए लाइन में लगी हुई थी तभी उसके पास एक चपरासी आता है और आखिर कहता है कि मैडम आप चाय लेगी या कॉफी लेंगी। वो लड़का उसकी तरफ देखता है और देखकर कहता है कि तुम्हें क्या चीज पसंद है, चाय पीती हो या कॉफी पीते हो या जो चीज अच्छी बनाते हो वो मेरी लिरिक्स कहो। वो कहता है कि मैडम आपको जो पसंद है आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि उसे अच्छे से बना के लेक आऊं। वो कहती है कि चाय लेकर आना, क्योंकि थोड़ी कड़क लेक आना, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। वो चपरासी जाता है। कुछ देर के बाद जब चाय लेकर आता है मैडम को देता है। मैडम चाय पी रही थी और अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसकी बारी का नंबर आने वाला था चाय खत्म होती है और वो बैठे बैठे इस चेयर पे सो जाती है। उसको पता ही नहीं चला कई घंटे बीत जाते हैं। लगभग 12 से 15 घंटे बाद उसे लड़की को होश आता है और जब होश आता है तो वो एक बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसकी आंखें जब खुली तो देख रही थी कि सामने एक बुजुर्ग सा व्यक्ति है। उसके शरीर पर भी एक भी कपड़ा नहीं था और वो बुजुर्ग व्यक्ति उसके साथ, उसके शरीर के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो विरोध कर सके। उसकी जुबान में इतनी जान नहीं बची थी कि वो आवाज निकाल सके, क्योंकि उसको चाय के अंदर कुछ ऐसी चीज मिला के दी गई थी जिससे उसकी शरीर की ताकत थी वो कहीं ना कहीं कमजोर हो चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी। वो बुजुर्ग आदमी वहां से जाता है। कुछ देर बाद एक और व्यक्ति आता है। वो आता है, उसके बाद फिर दूसरा आता है। इस तरह से लगातार लोगों के आने जान का सिलसिला चल रहा था। 15 लोगों तक तो उसने गिनती की, लेकिन उसके बाद उसने गिनती करना भी वो भूल जाती है। जब उसे पूरी तरह से होश आता है तब वो पानी मांगते हैं, पानी नहीं मिलता। खाना मांगती है, खाना नहीं मिलता। वो कहती है कम से कम तन ढकने के लिए कपड़े तो दे दो, लेकिन कपड़े भी नहीं मिलती है। तो उसको मार मिलती है। जब उसे मारा जाता है, पीटा जाता है। वह जब भी मुंह खोलती थी इस बात पर वो पीटी थी। अब यहाँ से निकलने की उसने तमाम कोशिशें की, लेकिन 24 घंटे किसी ना किसी की उसे पर नजर रहती थी। जब वो यहाँ से बाहर जाती है तो इस बात की गंज पूरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ही नहीं बल्कि उससे पास वाले जितने भी प्रदेश होते हैं वहां तक पहुंच जाती है। यही नहीं, जिस प्रदेश की वो लड़की होती है उसे प्रदेश को लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने उसकी मजबूरी का इस तरह से फायदा उठाया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक थाना लगता है कमल मार्केट, और इसी कमल मार्केट का इलाका है जीबी रोड। इसी का एक कोठा है, कोठा नंबर 68। दरअसल यहाँ से एक व्यक्ति निकलकर अपने आवास की तरफ जा रहा था, जो कि दिल्ली के करोल बाग में रहता था। वो वहां से एक फोन मिलाता है और फोन मिलाकर कहता है कि हेलो, मैं अपना नाम नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम रानी की भाई बात कर रहे हो। वो लड़का कहता है कि हाँ ठीक है, मैं रानी का भाई बात कर रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हो। वो कहता है कि मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारी बहन जीबी रोड के कोठा नंबर 68 के अंदर है। तुम्हारी बहन ने ये मैसेज भेजा है। वो पूछता है कि तुम कैसे जानते हो। वो बोल रहा था कि मैं लगभग 3 से 4 बार से उनसे मिलके आया हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो व्यक्ति इतना कहने के बाद अपना फोन काट देता है। उसने फोन किया था अगस्त 2019 के प्रथम सप्ताह में, और जैसे ही वो लड़का अपनी बहन के बारे में बातें सुना, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपने माँ बाप के पास पहुँचता है और वो कहता है कि बहन की खबर मिली है, बस मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जान की अनुमति दे दो। वो लड़का सीधा यहाँ से दिल्ली जाता है। दिल्ली जान के बाद जिस नंबर से फोन किया गया था इस व्यक्ति से रिक्वेस्ट करता है कि बस एक बार मुझे मुलाकात कर लीजिए। करोल बाग में रहने वाला व्यक्ति उसके अपने पास बुलाता है।
अपने पास बुलाने के बाद उससे जब बातचीत करते हैं तो पता चला कि वो व्यक्ति भी जो फोन किया था वो कोलकाता का ही रहने वाला है, और जो भाई आया है वो भी कोलकाता का रहने वाला है। अब इसके बाद यहाँ से सीधा बातचीत करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी से बांग्ला भाषा जो आती थी। बातचीत करने के बाद वो कहता है कि जो भी कदम उठाओ सोच समझ के उठाना, ऐसा ना हो तुम्हारी बहन की जिंदगी खतरे में पड़ जाए, ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाए। भाई बहुत देर तक सोचता रहता है, सोचने के बाद विचार करता है कि मुझे ही कुछ करना चाहिए। अब यहाँ से सीधा जाता है कोठा नंबर 68 में। 68 में जान के बाद वहाँ पर जो लड़कियां थी, महिलाएं थी जो सिर्फ वेश्यावृत्ति का काम करती थी, जो धंधा करती थी, उन्होंने लड़कियों के पास जाने से पहले उसे एक मैनेजर के पास जाना होता है और मैनेजर से जाकर कहता है कि मुझे किसी से मिलना है, मुलाकात करनी है, मुझे भी किसी के साथ वक्त बिताना है, क्योंकि जो सोचकर वो आया था यहाँ, अगर वो अपनी माँ की सारी बात बता देता तो शायद बहन को भी खतरा होता और उसके लिए भी खतरा होता। एक एक करके लड़कियां लाई जा रही थी, लेकिन हर लड़की को वो लगातार रिजेक्ट कर रहा था। जब रिजेक्ट कर रहा था तभी उसे महिला ने कहा कि जो एक नई लड़की है, अभी दो दो ढाई महीने पहले जो है रानी, उससे मुलाकात कर दो। तो पीछे से आवाज आई है कि मैडम उसकी तो बहुत डिमांड है, वो लड़की तो पहले से ही एक ग्राहक के साथ है, जब वो खाली होगी तो उसके बाद मुलाकात हो सकती है। लड़का कहता है कि अगर ऐसी ही बातें जिसकी डिमांड ज्यादा है तो मैं उसके लिए इंतजार कर सकता हूँ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। वो बैठकर इंतजार कर रहा था, तभी जो वहाँ की मैनेजर होती है वो कहती है कि उसके ज्यादा रेट लगेंगे, इसलिए अगर उसका इंतजार करना है तो तुम्हें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वो कहता है कि मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं इसका इंतजार करूंगा जब वो खाली हो। उसका दरवाजा खुलता है, एक ग्राहक बाहर निकलता है और बहन जब बाहर निकाल के आती है, बहन और भाई की जब आपस में आमना सामना होता है तो बहन उसे देखकर कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, आंखों ही आंखों में शर्माने की कोशिश कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि बहन करें तो क्या करें, भाई करें तो क्या करें। भाई ने तुरंत उसे देखते कहा कि मुझे यही लड़की चाहिए। वो लड़की सीधा अपने कमरे में वापस जाती है और वह लड़का उसके साथ ही चला जाता है। बहन और भाई जब आपस से मिलते हैं, एक दूसरे से गले लगकर जब रो रहे थे तो फूट फूट के या आवाज बाहर तक ना जाए, इसलिए उन्होंने एक दूसरे का मुंह भी बंद कर दिया, ताकि ये आवाज अगर बाहर चली जाएगी तो शायद उनके लिए खतरा हो सकता है। वो एक निर्धारित समय सीमा जो होती है कोठी में अंदर जाने की, उस समय सीमा से वो ज्यादा देर तक रुकने लगता है। तभी दरवाजा बार बार खटखटाया जा रहा था कि तुम यदि बाहर नहीं निकले तो सही नहीं होगा, बाहर निकालो, तुम क्या कर रहे हो, बोलो। कहता है कि क्या बात है। वो कहते हैं कि तुम्हारी समय सीमा है वो खत्म हो चुकी है, अगर 5 मिनट से ज्यादा का समय और लिया तो तुम्हारा फिर डबल चार्ज हो जाएगा, यानी कि जितने रुपए तुमने दिए हैं उससे तुम्हें ज्यादा देने पड़ेंगे। लड़का कहता है ठीक है, मैं इससे ज्यादा रुपए देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अभी कुछ वक्त और बिताना है। बहन अपनी कहानी सुनाना जब शुरू करती है तो भाई भी रोने लगता है और बहन भी रोने लगती है। दरअसल वो बताती है कि कलकत्ता की मल्टीनेशनल कंपनी में जो काम कर रही थी, इस कंपनी में उसकी एक दोस्त बंटी है। वह ज्योत्सना से वो दोस्ती कर बैठी है, तो ज्योत्सना उसके सामने आकर एक दिन रोने लगती है, कहती है कि मैं बहुत अभागी हूँ, आज मुझे एक अच्छी नौकरी का ऑफर मिला है, लेकिन मेरे परिवार के लोग, मेरे घर के लोग मुझे उसे नौकरी के लिए जान नहीं देना चाहते। आखिरकार करूं तो क्या करूं। रानी जब उसकी बात सुन रही थी, वो कह रही थी कि यहाँ तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं, तो बता रही थी लगभग 35 या 40 हजार रुपए के आसपास मिलते हैं, लेकिन दिल्ली से जो मुझे ऑफर आया है उसमें लगभग 1 लाख रुपए तो शुरुआत है, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पैसे भी बढ़ाने लगेंगे। रानी जब ज्योत्सना की बात सुन रही थी तो ज्योत्सना की बात सुनने के बाद उसे लगा कि क्या
वहाँ नौकरी मुझे नहीं मिल सकती, क्योंकि रानी को भी कम पैसे मिल रहे थे। तभी जो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस ऑफर को तुम प्राप्त कर लो और मैं कभी फिर देखूंगी, परिवार को मनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी थी। जब जब वो घर से खाना लेकर आते थे, साथ खाता थे। कुछ चाय पीनी हो, कॉफी पीनी हो या बाहर घूमने हो, तो ज्योत्सना और रानी दोनों एक साथ ही रहते थे। तभी वो दिल्ली की नौकरी का ऑफर था। उसे दिल्ली की नौकरी के ऑफर के लिए उसने कहा कि 10 जून 2019 को दिल्ली की फलां जगह पर इंटरव्यू है और इसके लिए जो रमजान है, रमजान तुम्हें दिल्ली लेकर चला जाएगा, तो उसके साथ चले जाना। जब वो दिल्ली जाती है तो वहां जाने के बाद उसका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू होने के बाद वो पहले बार इस कोठी पर आई है और इसको यह जानकारी नहीं थी कि वो बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है। 10 जून को वो इस रात, लगभग ये 11 जून से उसकी शुरुआत होती है। पहले दिन 15-20 लोग उसके साथ संबंध बनाते हैं। उसके बाद फिर वक्त आगे बढ़ता है और हर दिन, क्योंकि सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, इसलिए ज्यादातर ग्राहक जब उसको देखते थे तो इसकी ही डिमांड किया करते थे और वो समझ नहीं पा रही थी कि यहाँ से कैसे निकले। जब वो खाना मांगती थी तो उसको खाने में नशीला पदार्थ होती थी। साथ ही जब उसे होश आता था और वो चिल्लाने की कोशिश करती थी, चखने की कोशिश करती थी, तो उसे नशा देकर, कोई ऐसा इंजेक्शन देकर उसे उत्तेजित किया जाता था, ताकि वो उत्तेजित हो तो सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, शोर मचाने के लिए नहीं। अब यह लगातार उसके साथ सिलसिला चल रहा था। उस पर लोगों की नजर थी, उसकी कोठी वालों की नजर थी, ताकि यहाँ से ये भाग ना जाए। वही एक ऐसी लड़की थी जो इस कोठी से बाहर जाने की उसको बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती है। तभी एक दिन एक ऐसा व्यक्ति आता है जो कि पश्चिम बंगाल के ही रहने वाला था। उसके पास आने के बाद उससे बातचीत करता है और रानी ने उसको और ग्राहकों से कहानी ज्यादा उसको तवज्जो दी, उससे ज्यादा बातचीत करनी शुरू की। इसलिए उसे ग्राहक की आदत बन जाती है। जब भी उसे मौका मिल रहा था तभी वह उसके पास आता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। जब वो लगातार एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आते हैं, तभी रानी ने उसे व्यक्ति से डिमांड की कि क्या तुम मेरे भाई को फोन कर सकते हो। और जैसी भी एक फोन की बात कहता है कि वो कहती है कि मेरे भाई को फोन कर दो तो शायद मेरी निकालने का यहाँ से चांस बन जाएगा। तभी वो लड़का कहता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे नुकसान पहुंच देंगे, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। तभी लड़की रोती है, गिगराती है, उसके पैर पकड़ीकर कहती है कि सिर्फ एक बार मेरे भाई को फोन कर दो, हो सकता है कि मैं यहाँ से निकाल जाऊं। उसने जो वादा किया था, वादा निभा दिया। अब भाई ने पूरी कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद यहाँ से सीधा बाहर जाता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। यदि पुलिस इन लोगों से मिली हुई तो मेरी बहन कभी बाहर नहीं निकाल पाएगी। इसलिए उसके लिए कोलकाता से आए लड़के के लिए दिल्ली, वह शहर, कमल मार्केट, बिल्कुल जो थाना था, बिल्कुल अनजान था। उसकी यहाँ पर कोई मिलने वाला नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था करें तो क्या करें। अगले दिन फिर ग्राहक बन के जाता है और डिमांड करता है कि मुझे रानी से ही मिलना है। रानी के पास जाता है, रानी से जाकर पूछता है कि रानी हमें क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आता। तब वो एक नाम बताती है, कहती है कि तुम्हें महिला आयोग के पास जाना चाहिए, वहाँ की एक अध्यक्ष है स्वामी मालीवाल, उससे मुलाकात करनी चाहिए, हो सकता है कि वो तुम्हारी मदद कर दें। उस लड़के ने दूसरी मुलाकात के बाद अपनी बहन से जब पूरी जानकारी ली, यहाँ से निकलता है, क्योंकि ये लोग अक्सर इन कोठे पर आते रहते हैं और इन महिलाओं की हिफाजत के लिए कोई ना कोई कदम उठाते रहते हैं। उसने किसी के मुंह से सुन लिया था कि स्वामी मालीवाल उसकी बहुत मदद कर सकती है। यहाँ से वो सीधा निकल के जाता है दिल्ली महिला आयोग में और वहाँ जाने के बाद उसको एक उसकी DCW यानी कि दिल्ली कमीशन पर वुमेन, उसकी एक सदस्य मिलती है, मेंबर मिलती है, जिसका नाम किरण नेगी होता है। किरण नेगी को भी वह लड़का अपनी बहन रानी की पूरी कहानी बयान करता है। रानी दरअसल काल्पनिक नाम है, असली नाम हम उसका ले नहीं सकते।
जब किरण नेगी के पास जाता है और जाने के बाद पूरी कहानी बयान करता है कि उसकी बहन मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और उसको एक अच्छा ऑफर दिया गया था कि तुम दिल्ली आओगे तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, इसलिए तुम जब यहाँ आई है तो उसको सीधा कोठी पर पहुँच दिया जाता है। 2-2.5 महीने से लगातार उसका शोषण हो रहा है। उसके साथ ना जान कितने लोग गंदा घिनौना काम करते हैं। तभी वो कहती है कि मैं अपनी जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करती हूँ। तभी किरण नेगी ने स्वामी मालीवाल से बातचीत की और मालीवाल से कहा कि ऐसे ऐसे मामला है, जो भाई है वो मेरे पास बैठा हुआ है, वो अपनी बहन से सीधा कोठी पर मिलके आया है, उससे बातचीत करके आया है, इसलिए इस बात में झूठ नहीं है, इसकी मदद करनी चाहिए। जब स्वामी मालीवाल ने पूरी कहानी सुनने के बाद सीधा और डीपी सेंट्रल जिला मंजीत सिंह रंधावा को फोन करती हैं। उनसे कहती है कि सर मुझे आपकी मदद चाहिए, एक जीबी रोड पर कोठा है, वहां पर रेड डालनी है क्योंकि एक लड़की है जो कई महीने से फंसी हुई है, उसके साथ काफी समय से गंदा और घिनौना कम हो रहा है। उसे नौकरी के बहाने से कलकत्ता से दिल्ली बुलाकर बताया गया था। ये मनदीप सिंह रंधावा ने जो पूरी कहानी सुनते हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, एक डेट निश्चित कर लेते हैं, और वो डेट निश्चित हुई थी 9 अगस्त 2019 को, और 2019 को ये जो 9 अगस्त की डेट थी, तीसरी बार भी भाई ग्राहक बन के जाता है और उसे यह कहा जाता है कि जब तक 3 नहीं आएगी तब तक तुम उसे कोठी के अंदर रहोगे, अपनी बहन के साथ रहोगे ताकि हम जाकर आसानी से उन्हें पकड़ सके, तुम दोनों को बचा सके। ठीक वैसे ही होता है। किरण नेगी, स्वामी मालीवाल, मंदिर सिंह रंधावा सहित कई ऑफिसर की टीम यहां पर जाती है, जो रेड डाली जाती है। रेड डालने के बाद इस कोठी में जब जाते हैं, उसे तब दरवाजा खटखड़ाने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजा खुलता है तो दोनों बहन और भाई उसे कोठी के अंदर मिल जाते हैं, और यह जब कहानी अखबारों के मध्य से, सोशल मीडिया के मध्य से लोगों को पता चलते हैं, तो इसमें स्वामी मालीवाल ही नहीं बल्कि डीपी मनदीप सिंह रंधावा और उसकी महिला आयोग की सदस्य किरण नेगी की जमकर तारीफ की गई थी। वह व्यक्ति, लड़का जो था कलकत्ता का, वो अपनी बहन रानी को लेकर अपने घर चला जाता है, और फिर पुलिस वालों की ही नहीं महिला आयोग दिल्ली की भी जमकर तारीफ की गई थी, और यह मीडिया ने उसे चीज को बड़ी प्रमुखता से लिखा था कि एक भाई ने अपनी बहन को जीबी रोड से किस खूबसूरती से निकाला कि उसको भी नुकसान नहीं हुआ और दूसरे लोगों को भी नुकसान नहीं हुआ। साथ ही जब इस कमल मार्केट थाने में एफआईआर दर्ज की जाती है तो धारा 370 के तहत यह एफआईआर दर्ज की जाती है, और जो स्कॉट्ठे की मैनेजर होती है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना